नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हम आज भारतीय संविधान के विषय में चर्चा के लिए फिर से उपस्थित हुए हैं। और भारतीय संविधान में आज हम पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन। राज्यों का गठन कैसे हुआ और राज्य एकीकृत कैसे हुए, भारतीय संविधान के जो है दायरे में किस तरीके से आए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो राज्यों के पुनर्गठन में जो है सबसे पहले बात आती है कि रियासतों के एकीकरण की। रियासतों का एकीकरण किस प्रकार किया गया। ये राज्य पुनर्गठन की बात करेंगे तो राज्य पुनर्गठन तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रियासतों का एकीकरण किस तरह से हुआ। तो 1947 के अधिनियम में सबसे पहले जो है रियासतों के विलय का जो प्रश्न था उसको रियासतों के ऊपर छोड़ दिया गया कि जो चाहे वो राज्य अपनी इच्छा के अनुसार, अगर चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं और चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार भारत में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उस समय भी कुछ ऐसी रियासतें थी जिनको ना तो पाकिस्तान में शामिल होना था और ना ही भारत में, उनको स्वतंत्र रहने की इच्छा थी। तो उस समय जो इच्छा उनकी प्रकट हुई थी उसके लिए जो है तमाम तरह की कमेटियां संविधान सभा द्वारा गठित की गई थी राज्य गठन के लिए, राज्यों के विलयीकरण के लिए। तो उसमें जो है जो 562 रियासतें थी उस समय, 562 रियासतें थी। रियासतों का एकीकरण, रियासतों का एकीकरण, रियासतों के एकीकरण में कितने रियासतें थी? 562। 562 जो रियासतें थी इसमें सबसे पहले जो विलय की बात आई तो इसमें से लगभग 559 जो है रियासतों का जो है वो विलय हो चुका था। यानी 559 रियासतें भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार थी। लेकिन इनमें से जो है एक थी रियासत जूनागढ़। जूनागढ़ रियासत जो है इसको स्वतंत्र रहने के लिए ये आतुर था। तो उस समय इसके ऊपर दबाव बनाया गया। तो जूनागढ़ में क्या हुआ कि दबाव बनाने के बाद ये प्रश्न आया कि इसका जो है विलय किस तरीके से किया जाए। तो जूनागढ़ रियासत के विलय के लिए जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह, जिसमें जो है क्या हुआ कि भारत के पक्ष में वोट ज्यादा पड़े और इसका जो है विलय भारत में हो गया जनमत संग्रह द्वारा। और उसके बाद एक रियासत थी जो हैदराबाद थी, जो काफी चर्चा में रही, हैदराबाद रियासत। हैदराबाद के विषय में कहा जाता है कि हैदराबाद का नवाब जो था उस समय एक अड़ियल रुख पर था कि हम ना तो भारत में शामिल होंगे ना ही पाकिस्तान में शामिल होंगे। हालांकि उसकी जो आंतरिक इच्छा थी वो पाकिस्तान में शामिल होने की थी, लेकिन इस पर उस समय दबाव बनाया गया। और भारत के बीच में रहकर किसी दूसरे राष्ट्र का आधिपत्य हो जाना ये भारत के लिए बहुत जो है कह सकते हैं कि असुरक्षा की बात थी। इस वजह से हैदराबाद रियासत का भारत में विलय होना यह अति आवश्यक हो गया। तो हैदराबाद रियासत के विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो रियासत समिति गठित की गई थी उस रियासत समिति में जो है वल्लभ भाई पटेल ने नवाब से बात की। तो उस समय ये जो है विलय के लिए तैयार नहीं हुई। तो इनके ऊपर सैनिक कार्यवाही की गई। जो सैनिक कार्यवाही की गई उसको क्या कहा गया? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से क्या किया गया? ये सैन्य कार्यवाही थी, सैन्य कार्यवाही। सैन्य कार्यवाही द्वारा इसका क्या किया गया? विलयीकरण किया गया भारतीय रियासत में, यानी भारत में। और एक और जो रियासत थी वो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, ये भी जो है भारत में विलय के पक्ष में नहीं थे। लेकिन इनका जो प्रश्न था विलय होने का वो ये था कि हम ना तो पाकिस्तान में जाएंगे और ना ही भारत में जाएंगे, हम स्वतंत्र जम्मू कश्मीर देश की मांग करते हैं। ये हमारे लिए, हम उस देश के जो है एक प्रकार से कहे मुखिया होंगे, ये कह सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर रियासत के विलय के लिए जो राजा हरि सिंह थे, राजा हरि सिंह ने क्या किया
कि कुछ समय तक तो ये जो है विलय के लिए बहुत ही नौटंकी करते रहे, कह सकते हैं। तो इनके इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो कबीलाई थे, कबीलाई क्षेत्र के लोग, ये कबीलाई क्षेत्र के लोग क्या किए कि जम्मू कश्मीर पे आक्रमण किए। तो कबीलाई जो थे कबीलाई जो थे वो जम्मू कश्मीर पे आक्रमण किए, इन लोगों पर जुर्म ढाना शुरू किए। तो उस समय राजा हरि सिंह को लगा कि ये कबीलाई जो हैं ये हमारे ये जम्मू कश्मीर को हड़प लेंगे, और हड़पने के बाद क्या होगा कि हम पूर्ण तरीके से पाकिस्तान में चले जाएंगे और मेरी भी मृत्यु तय है। ये उन्होंने पूरी तरीके से स्पष्ट उनको जो है दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से क्या हुआ कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर का भी भारत में विलय किया गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा, इसमें बहुत सारी शर्तें थी। इसके लिए भी हम लोग 370 के बारे में पढ़ेंगे। हटा तो दिया गया है लेकिन हम बताएंगे इसके बारे में किस तरीके से ये भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा बना और बाद में जो है अभी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ फिर इतना आप जानिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये 3 रियासतें जो बच रही थी, यानी ये 3 रियासतों का विलय फिर भारत में अंततः हो गया। अब रियासतों के विलय के बाद राज्यों के गठन की बात आई, तो अब छोटे छोटे 562 राज्य बनाना तो मुश्किल था, ये काम तो मुश्किल था। इस वजह से क्या हुआ कि राज्यों का गठन किया जाए, राज्यों की एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जाए, जिससे क्या हो कि राज्य का प्रशासन चलाया जा सके। तो उसमें हुआ क्या कि राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। इसमें सबसे पहले जो आयोग गठित किया गया, एस.के. धर आयोग। एस.के. धर की अध्यक्षता में क्या हुआ कि प्रथम राज्य गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। एक समिति बनाई गई, एक प्रकार से कह लीजिए कि समिति ही बनाई गई, क्योंकि उस समय भाषा के आधार पर और संस्कृति के आधार पर राज्यों के गठन की मांग जोर पकड़ रही थी। पूरे भारत में इसको लेकर आंदोलन हो रहे थे, और उस आंदोलन में जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की और संस्कृत के आधार पर राज्यों के गठन की बात बहुत जोरों से चल रही थी। और उस समय भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उस समय ही नहीं, इस समय भी बहुत ही मुश्किल कार्य था, क्योंकि भारत में भाषाएं बहुत सारी बोली जाती हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। तो उन संस्कृतियों के आधार पर यदि भारत में राज्यों का गठन किया जाएगा तो राज्यों की संख्या इतनी अत्यधिक हो जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी और अच्छी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चल पाएगी। जिसकी वजह से क्या किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन के लिए, और उसके लिए सबसे पहली समिति जो बनाई गई, वो समिति बनाई गई एस.के. धर आयोग, एस.के. धर समिति, एस.के. धर समिति। इसने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट में क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। भाषा पर इसने जो है समिति ने जो रिपोर्ट दी, उसमें क्या कहा रिपोर्ट में कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब इसमें क्या हुआ कि उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उन्हें लगा कि इस भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जो बात है, ये राज्यों के गठन में भाषा का अगर आधार माना जाएगा तो ये विसंगति उत्पन्न होगी। लेकिन मांग किस चीज की हो रही थी? भाषा और संस्कृत के आधार पर ही राज्यों की मांग हो रही थी कि राज्यों का जो गठन किया जाए वो भाषा और जो है संस्कृत के आधार पर ही किया जाए। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि इस समिति ने जो है जो रिपोर्ट दी थी वो लगभग 10 दिसंबर 1948 को, रिपोर्ट जो है वो 10 दिसंबर 1948 को, और इसका गठन जो हुआ था वो 27 नवंबर 1947 को, 27 नवंबर 1947 को इसका गठन हुआ था। उस समय राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद।
संविधान सभा के अध्यक्ष संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इन्होंने क्या कहा कि भाषा के आधार पर जो राज्यों के गठन की बात है वो जो है उसके लिए एक समिति बनाई, एसके-धर समिति, जिसका गठन 27 नवंबर 1947 को हुआ और 10 दिसंबर 1948 को इन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया। अब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकारने की बात जब आई तब इसमें जो है क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि विकास की सुविधा प्रशासनिक तथा भौगोलिक एवं वित्तीय आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। अब इसमें जो राज्य के गठन की जो आधार माना गया वो विकास की सुविधा प्रशासनिक तथा भौगोलिक एवं वित्तीय आधार पर राज्यों का गठन किए जाने की बात की गई। अब इसके पहले जो राज्यों के भाषा के आधार पर ये मांग उठी थी, इसके जो है थोड़ा सा इसमें भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें ब्रिटिश काल में जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात ब्रिटिश सरकार ने की और ब्रिटिश सरकार का ये उसमें जो है एक निहितार्थ ये था कि भाषा के आधार पर लोगों को बांटा जा सकता है, संस्कृत के आधार पर लोगों को बांटा जा सकता है और आसानी से इनको तोड़ा जा सकता है। उस समय जो ब्रिटिश सरकार की जो मेंटालिटी थी वो ये थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग जो थी उसको हवा दी और वो हवा उनकी काम कर गई और पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी। और उसका कारण ये था कि पूरे देश में मांग इसलिए होने लगी क्योंकि उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस भारत को लीड कर रही थी। तो कांग्रेस ने भी एक बार क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को जो है उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा समर्थन दे दिया। और कांग्रेस के समर्थन का मतलब है कि पूरे भारत का समर्थन, और उस समय भारत जो है पूरा कांग्रेस ही लीड कर रही थी। तो कांग्रेस इसके वजह से क्या हुआ कि पूरे भारत में इसके पक्ष में आंदोलन होने लगे भाषा के आधार पर गठन होने की बात। और भाषा के ही आधार पर अंग्रेजों ने 1912 में भाषा के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1912 में 3 राज्य गठित किए। 3 राज्य, एक उड़ीसा, दूसरा बिहार, तीसरा असम। इन 3 राज्यों का जो है भाषा के आधार पर पहले ही ब्रिटिश सरकार 1912 में गठन कर चुकी थी। इस वजह से जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग अत्यधिक जोर पकड़ रही थी। लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि 1936 में इसी के आधार पर जो है जो 3 राज्य गठित किए गए थे, इसी के आधार पर 1936 में जो है वो सिंधी भाषियों के लिए सिंध प्रांत का भी गठन हुआ। अब ये भी कर दिया गया तो और जोर पकड़ ली 1936 के बाद। तो इसमें जो है भाषा के आधार का जो एक पुराना इतिहास है वो ये है कि जो है भाषा के आधार पर ही ब्रिटिश सरकार जो है वो राज्यों के गठन की बात की। इस वजह से भाषा के आधार पर मांग ज्यादा जोर पकड़ ली। अब इसमें जो है कांग्रेस की बात करेंगे तो जो ये 4 सदस्यीय एसके-धर की समिति गठित की गई थी उसमें जो है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की। और इस समिति को ना मान करके, क्योंकि इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को नकार दिया, तो इस समिति की रिपोर्ट को ना मान करके अब इसमें किया क्या गया
कि उस समय जेबीपी कमेटी गठित की गई। जेबीपी कमेटी ने क्या किया कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और एसके धर के ही जो समिति ने रिपोर्ट दी थी कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग जो है वो ठीक नहीं है और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन भी नहीं किया जा सकता। इसने एसके धर की समिति को जो है क्लियरिफाई किया और उसकी समिति की रिपोर्ट जो आई थी उसी को सत्य माना। लेकिन इन्होंने क्या किया जेबीपी कमेटी ने कि इसमें एक चीजें और जोड़ दी। लेकिन ये किया कि अगर भारत के लोग यानी बहुसंख्यक लोग, ज्यादा लोग जो है भारत में यदि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार किया जाना चाहिए, यानी विचार करना चाहिए। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो जेबीपी कमेटी गठित की गई थी उसने अप्रत्यक्ष रूप से तो जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात कह दी, लेकिन अपनी समिति की रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। तो जेबीपी कमेटी क्या थी? जेबीपी कमेटी इसने अपनी रिपोर्ट जो दी वो रिपोर्ट जो है रिपोर्ट उसने जो दी इसमें कहा कि इसने जो है धर आयोग का समर्थन किया परंतु क्या दिया? परंतु इसने कहा कि बहुसंख्यक लोगों द्वारा राज्य का गठन यदि भाषा के आधार पर मांग की जा रही है गठन की, यदि भाषा के आधार पर मांग की जा रही है तो सरकार को यह विचार करना चाहिए। अब इसने विचार करने की बात तो अस्पष्ट रूप से कह दी, लेकिन ये लिखित रूप में नहीं था। अस्पष्ट रूप से उन्होंने जो है राज्य को जो है भाषा के आधार पर गठन की बात कह दी। तो हुआ ये कि जो गठित धर कमेटी ने जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात को नकारा था, उसी को जो है इन्हें क्लियरिफाई किया। और ये जो है जेबीपी कमेटी में जो सदस्य थे वो जवाहरलाल नेहरू और दूसरे जो सदस्य थे इसमें वल्लभ भाई पटेल और तीसरे जो सदस्य थे वो पट्टाभी सीतारामैया ये तीन जो है इसके कमेटी के सदस्य थे। इनकी अध्यक्षता में, नेहरू जी की अध्यक्षता में जो है इस समिति का गठन किया गया था और इन तीनों लोगों ने जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात को नकार दी। लेकिन एक चीज इसमें जो जोड़ दी, इसके वजह से आंदोलन और तेज हो गया। अब इस आंदोलन के तेज होने के बाद क्या हुआ कि जो भाषा के आधार पर गठन की बात कही गई थी उसमें इस आंदोलन के बाद जो एक सहानुभूति की बात कही गई थी उसमें इस आंदोलन के बाद एक और जो है मोड़ आया। अब उसमें हुआ क्या कि जब इसने नकार दिया तो तेलुगु भाषियों ने, जो उस समय आंध्र प्रदेश और मद्रास का क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश और मद्रास के क्षेत्र में तेलुगु भाषियों ने क्या किया, अलग राज्य की मांग शुरू कर दी और उसके लिए आमरण अनशन पर बैठ गए। तेलुगु भाषियों ने अलग भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए।
बैठ गए। अब इसमें हुआ क्या कि 1952 में जो है 1952 में जो है एक केरल के जो है नेता थे जो बहुत ही फेमस हुए हैं, पोट्टी रामुल्लू। पोट्टी रामुल्लू पोट्टी श्री रामुल्लू ने क्या किया कि आमरण अनशन किया, और 56 दिन इनके आमरण अनशन चलने के बाद 56 दिन के बाद क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब इस मृत्यु का जो है राजनीतिक जो प्रभाव देखने को मिला कि इस मृत्यु के बाद 56 दिनों के इनके आमरण अनशन के मृत्यु के बाद जो है क्या हुआ कि 1952 में ही जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसने क्या किया कि राज्य के पुनर्गठन के लिए जो है एक अधिनियम पारित कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। 52 में जो है उन्होंने भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया। और उसके बाद 1953 में भारतीय इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला जो राज्य गठित हुआ भाषा के आधार पर वो आंध्र प्रदेश हुआ। तो इस इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि 1953 में 1952 में ही एक अधिनियम पारित किया गया जिसे कहा गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1952 में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया संसद द्वारा। और 1953 में जो है भाषा के आधार पर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य जो है वो गठित हुआ। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गठित हुआ। अब ये आंध्र प्रदेश जो है उस समय भाषा के आधार पर जो है गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय क्या अब भी है, भाषा के आधार पर पहला राज्य जो स्वतंत्र भारत में गठित हुआ वो आंध्र प्रदेश गठित हुआ। इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, नेट में भी, पीजीटी में भी और यूपीपीसीएस और अन्य परीक्षाओं में भी कई बार पूछ चुका है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश के बारे में कहा ये हुआ कि जैसे एक कह सकते हैं कि एक क्रांति से निकला हुआ एक प्रदेश है। उस समय भाषाई आधार पर जो क्रांति चल रही थी राज्यों के गठन की, उस क्रांति से निकला हुआ ये पहला जो है राज्य है। इसका गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 में हुआ इसका गठन। अब इसमें क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया जिसमें जो है इसको तेलुगु भाषियों के लिए एक राज्य गठित किया गया। अब इसमें फजल अली की अध्यक्षता में एक प्रथम जो कह सकते हैं कि राज्य का गठन शुरू हुआ। उसमें जो है एक भाषा के आधार पर न गठित करने के लिए इसने जो है फिर से जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक आयोग गठित किया जिसने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की। और उस रिपोर्ट को जो है उस रिपोर्ट को आधार मान करके उस समय से फिर जो है राज्यों के गठन की जो है वो इस व्यवस्था को, भाषा की व्यवस्था को बदल करके प्रशासनिक व्यवस्था को आधार बनाया गया और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत होती है। तो प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर जो राज्यों के गठन की बात होती है उसमें पहली कमेटी जो गठित होती है उसमें सबसे पहली कमेटी गठित होती है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। इस फजल अली आयोग में जो है 3 थे। एक थे फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली, ये जो है अध्यक्ष थे। उसके बाद दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू, ये जो है सदस्य थे। हृदयनाथ कुंजरू। और तीसरे थे के.एम. पडिक्कर।
के.एम. पडिक्कर, ये भी जो है क्या थे, सदस्य थे। ये 3 सदस्यीय जो फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इसने जो है जो गठन किया, इसमें 22 दिसंबर 1953 को, कब 22 दिसंबर 1953 को, 22 दिसंबर 1953 को। इन्होंने रिपोर्ट कब दी, 30 दिसंबर 1955 को। रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। और इन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। इन्होंने आधार जो बनाया वो क्या बनाया कि ये जो आधार है ये प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा और भौगोलिक सुविधा के आधार पर होगा, उसी को इन्होंने आधार बनाया। और इसके आधार पर क्या हुआ कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठित किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो गठित किया गया, उसमें 1956 में क्या कहा गया, एक गठित किया गया जो अधिनियम पारित किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसमें कहा गया 1956 में कि जो है इसके भाषा के आधार पर न गठित होकर के अब राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर होगा। और इस अधिनियम के आधार पर 7वां संविधान संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन किया गया। अब संविधान में जो 7वें संविधान संशोधन के पहले जो राज्यों का एक श्रेणी थी, जैसे का खा गा घा, मतलब 4 श्रेणियों जो बनाई गई थी राज्यों की, उन 4 श्रेणियों को अब हटा दिया गया। अब कोई भी राज्य का श्रेणी, खा श्रेणी, गा श्रेणी और घा श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे। इसमें होता था कि राज्यों के जो अच्छे राज्य थे, जो अच्छे राजस्व वाले राज्य थे, उनको का श्रेणी में, उसके बाद खा श्रेणी में, उसके बाद गा श्रेणी में, उसके बाद घा श्रेणी में रखा जाता है। 4 श्रेणियां बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। उस व्यवस्था को अब क्या किया गया कि भारतीय संविधान में अडॉप्ट कर लिया गया शुरू में, लेकिन हुआ क्या कि राज्यों के पुनर्गठन के साथ उस व्यवस्था को 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये भी प्रश्न बहुत आया है कि 7वें संविधान संशोधनों द्वारा जो है इसमें से जो 4 श्रेणियां थी राज्यों को, उसको किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। इस बात को कई बार पूछ चुका है, इस प्रश्न को कई बार पूछ चुका है। तो इसमें जो कहा गया 7वें संविधान संशोधन में जो श्रेणियां बनाई गई थी, राज्यों की 4 श्रेणियों यथा का, खा, गा व घा को समाप्त कर दिया गया, अब इसको समाप्त कर दिया गया। अब कोई राज्य का श्रेणी, खा श्रेणी, गा श्रेणी और घा श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। और इसको समाप्त करके किया क्या गया कि 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश, इसका जो है 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्यों में जो है 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे भारत को विभाजित किया गया। किसके द्वारा? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था, 1956 में। इसके द्वारा 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। और इसके साथ ही आगे भी जो है राज्यों के गठन की जो है मांग होती रही और राज्य गठित होते रहे। तो इसके बारे में जो है अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो है कि कब कब किन किन राज्यों का गठन हुआ और कैसे कैसे जरूरत पड़ी उन राज्यों के गठन की। तो इसके बारे में आगे क्लास में चर्चा करेंगे। अभी क्लास में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आप लोगों को भी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके, ये लक्ष्य भी हम लोगों का पूरा होगा। नमस्कार।